स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने बैच लीड बैच में क्लास 11 के लिए, जिसमें हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। टोटल तो बात करी जाए तो 22 चैप्टर है, लेकिन आप सब छोटे हैं, 10th में हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपका सपना है डॉक्टर की लाइन में जाना या MBBS या नीट क्वालिफाई करना, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आप इतना उदास मत होना, क्योंकि बायोलॉजी थ्योरेटिकल पार्ट होती है। लोग कहते हैं कि इसको रटना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बायोलॉजी को रटना नहीं पड़ता। बायोलॉजी को जितनी बार आप समझेंगे बेहतर से, उतनी बार आपको बेहतर समझ में आता है। रटने की ज़रूरत नहीं। NCERT लाइन ज़्यादा प्रेफर करिएगा, जितना हो सकेगा NCERT की लाइन का महत्व समझिएगा। NCERT को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिएगा। जितनी बार आप पढ़ेंगे NCERT, उतना आपके लिए बेहद खूबसूरती से ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक, NCERT प्रेफर करिएगा ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि NCERT लाइन जल्दी से समझ में नहीं आती। हम आपके साथ हैं, आपको हम समझाते रहेंगे, आप तो समझते रहेंगे। ठीक, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप कौन सा होगा, उसमें कौन नोट्स उसमें पढ़ेंगे, कब आपको जुड़ना है, तो अगली वीडियो में बताएंगे। अभी टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया नहीं है, उसको बनाऊंगा, फिर उसमें आपको नोट्स पढ़ता जाएगा, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते कुछ पढ़ना, क्योंकि भाई आया तो हूँ पढ़ाने के लिए, तो मेरा काम है पढ़ाना। ठीक, तो आइए समझते हैं। देखिए, अब बात करें 11 की। अगर 11 की बात करेंगे ना, तो इसमें आपको 22 चैप्टर पढ़ने हैं बायोलॉजी। कितने? 22 चैप्टर पढ़ने इसके बायोलॉजी की। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें यूनिट कितनी है? इसमें यूनिट 6 है। ठीक है, इसमें 6 यूनिट है, और जो ये 6 यूनिट है, इसमें से मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट 3। आप कहोगे सर यूनिट 3 आप क्यों पढ़ा रहे हो, यूनिट फर्स्ट आपको पढ़ाना चाहिए। यूनिट 3 इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको पढ़ना है पहले सेल के बारे में। ठीक, क्योंकि आपकी नींव मजबूत मुझे करनी, राइट। तो मैं आपको पहले सेल पढ़ाऊंगा, क्योंकि सेल का नाम हर जगह आता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम हर जगह आता है, क्लोरोप्लास्ट का नाम हर जगह आता है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, क्रोमोसोम, ये सब नाम बार बार आते हैं। तो पहले मैं आपका बेसिक कंप्लीट कर दूँ, तब आपको उधर ले जाऊंगा, तब आपको मजा आएगा। उसके बाद हम बॉटनी पढ़ेंगे, उसके बाद जूलॉजी पढ़ेंगे। बॉटनी में 5 चैप्टर पढ़ेंगे और जूलॉजी में 7 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद प्लांट का ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अभी जो यूनिट 3 है, इसमें आपको 3 चीज़ पढ़ना है। सेल के बारे में पढ़ना 3 चैप्टर, 1, 2, 3, और इसमें आप पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल। ये सारे के सारे सेल के ही अंदर के कंपोनेंट हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। और फिर तीसरा हम पढ़ेंगे क्या सेल डिवीजन, या उसी को हम सेल साइकिल कह सकते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक, ये पढ़ना है। इसका मतलब यूनिट 3 में हमें NCERT देख लीजिएगा ध्यान से, उससे में सेल पढ़ेंगे, बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे और सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 में NCERT का, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 3 का चैप्टर 8। ये चैप्टर 8 है आपका, ये 9 है और ये 10 है आपका। ठीक, देख लीजिएगा, यही होगा 8, 9, 10। इन्हीं के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और बेहतरीन आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और NCERT निकाल लीजिएगा, NCERT को बार बार पढ़िएगा बच्चों। NCERT ही सब कुछ आपकी, मतलब NCERT मैया की जय मैं बोलता हूँ। और जब भी बुक को खोलें तो एक बार जरूर बोलें कि NCERT मैया आई लव, राइट। इससे क्या होगा, आपका फोकस बनता है, क्योंकि NCERT इतनी मतलब ये पता है, हाउच और पाउच करके लिखी जाती है, वो समझ में नहीं आती। इसलिए NCERT को प्रीफर करें, NCERT के लाइन पे महत्व दें, उसको पढ़ें बार बार, तभी आपको समझ में आएगा और आपका बेहतरीन होगा। तो जब भी पढ़ें, और मैं आपको NCERT की मेन लाइन बताऊँगा कि इसका मतलब क्या है, उसके वर्ड, उसके सेंटेंस का अर्थ निकालना बड़ा टिपिकल टास्क पड़ जाता है। ठीक, तो NCERT के सीरीज में अलग चलाऊँगा। तो चलिए आइए समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए बच्चों, सेल क्या होता है। ठीक, तो चैप्टर का नाम आपका है सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होगा, चैप्टर का आपके नाम है। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म नहीं, ये तो 12th का था, अभी मैंने इसके बारे में पढ़ाया, इस सेकेंड ईयर के लिए आपके लिए नहीं। तो अगर मैं बात करूँगा सेल चैप्टर के बारे में, किसके बारे में, सेल चैप्टर के बारे में, तो मैं यहाँ सेल लिख देता हूँ ताकि पता भी चलेगा कौन से चैप्टर में पढ़ा है। तो सेल क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं कि सेल क्या चीज़ होता है, सेल के बारे में। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए आप खाना खाते हैं, ठीक, तो जब आप खाना खाते हैं, तो खाना जब आप खाते हैं तो उसमें खाने में एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। ठीक, वो एनर्जी जो खाने से निकलती है वो हमारे सेल को दी जाती है। तो सेल क्या करता है, कुछ एनर्जी अपने लेता है और सारी एनर्जी अगर डिस्ट्रीब्यूट करता है। हर अंग में हमारा हर अंग सेल से बना है। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, राइट। तो बिना सेल की ज़िंदगी अधूरी। ठीक, सेल ही सब कुछ करता है। जैसे मैंने कहा ये उंगली है, अब ये उंगली को अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगी, मुड़ेगी नहीं, काम नहीं करेगी, राइट। तो हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है। ठीक,
बिना सेल का अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी है तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, वो जिंदा ही नहीं, समझ लीजिए, मतलब मरा। A living organism without cell cannot exist on this earth. It is said by Lamarck. लेमार्क के साइंटिस्ट ने कहा कि अगर मान लीजिए सेल नहीं है धरती पे, या कोई ऑर्गेनिज्म सेल से नहीं बना है, तो समझ लीजिए वो इस धरती पर अस्तित्व नहीं कर सकता है, इस नहीं रहेगा, मर जाएगा। लेकिन वायरस जब हमारे बॉडी से बाहर रहता है तो नॉन लिविंग हो जाता है, और अगर हम उसको कोई होस्ट मिल गया, बॉडी से चिपक गया, तो लिविंग हो जाता है। कहा जाता है कि वायरस सेल से नहीं बना है, इसीलिए कोरोना जो ये भी फैला है ना, इसकी दवा जल्दी नहीं बन पाएगी, क्योंकि वायरस सब सेल से नहीं बना हुआ, और सारी दवाएं सेल पे काम करती हैं। तो उसी चीज़ के बारे में, सेल के बारे में हमें जानकारी लेनी है 3 चैप्टर, मतलब 3 चैप्टर में पढ़ने सेल के बारे में, ठीक। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, अगर आप सेल की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं इसकी 3 डेफिनेशंस होती हैं। इसको आप कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। डेफिनेशंस तो बहुत हैं, आपको मैं छोटा छोटा बता देता हूँ। और क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि हमारी जो जिंदगी है, हमारी जिंदगी की जो छोटी इकाई है वो कौन है, सेल है। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर, और आपको पता है सेल कंबाइन होता तो क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। यही पूरा कंडीशन 9 महीने जब हम गर्भ में थे तो होता है। तो पहले सेल बनता है, फिर टिश्यू बनेगा, फिर ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज्म का आविष्कार होता है, ठीक। ये तो छोटी सी बात है कि सेल से टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। इसका ट्रिक है काटो। क्या ट्रिक है, काटो। क्या ट्रिक है इसका, काटो। सेल से टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब हमने ये सीखा कि अगर सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है तो इसकी वजह ये है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को धरती पे आना है तो सबसे पहले उसका जनक जो है सेल है। सेल ही सब कुछ करता है, तो एक ऑर्गेनिज्म धरती पे आ सकता है, ठीक। ये छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात, ठीक। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें बहुत चीज़ें समझनी है। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन से बताई, ठीक। हमने क्या बताया, इसको डेफिनेशन से बताएं। इसको आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके, सबको स्क्रीनशॉट ले लिख लीजिएगा भाई। नोट्स इन सबका आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट लेके लिखते रहिएगा, ठीक। अब देखिए, एक होता है साइटोलॉजी, कन्फ्यूजन टास्क है ये। एक साइटोलॉजी होता है, एक सेल बायोलॉजी होता है, ठीक। एक साइटोलॉजी होती है और क्या होता है, एक सेल बायोलॉजी होता है। साइटोलॉजी की बात करेंगे अगर हम, तो हम कह सकते हैं कि जो साइटोलॉजी होता है इसमें क्या करते हैं, स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। इसमें हम स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सेल बायोलॉजी में क्या करते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट, इसमें क्या करते हैं, वी स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन एंड बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ सेल। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम सेल बायोलॉजी में सेल के स्ट्रक्चर फंक्शन को पढ़ने के बावजूद इसमें हम उसके रिप्रोडक्शन में और बिहेवियर ऑफ सेल के बारे में पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक सेल कह सकते हैं, ठीक। तो इन दोनों में फ़र्क है, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन की टास्क ना रहे, कन्फ्यूज रहे आप। तो साइटोलॉजी का मतलब होता है कि सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को सिर्फ पढ़ा जाता है। सेल बायोलॉजी में सेल के रिप्रोडक्शन को, बिहेवियर को भी पढ़ा जाता है, दैट इज नोन एज सेल बायोलॉजी। छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको याद रखना होगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, अब इसमें हम पढ़ेंगे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल, फिर नेचर ऑफ सेल, फिर नंबर ऑफ सेल, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो सेल की अगर हम बात करेंगे, सेल की अगर छोटी सी बात करेंगे तो आपको बता देते हैं कि सेल की जो साइज होती है,
इसको हम माइक्रोन में नापते हैं और इसको डिनोट करते हैं इससे, ठीक, ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका नाम कुछ बताते हैं, फिर लार्जेस्ट सेल के नाम बताते हैं आपको। उसके बाद ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में आपको हम बताएंगे स्मॉलेस्ट सेल का नाम ह्यूमन हमारे अंदर, ठीक। उसके बाद लार्जेस्ट सेल का नाम बताएंगे। चलिए देखिए, इसी में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। देखिए, सेल की साइज को माइक्रोन में नापा जाता है। स्मॉलेस्ट सेल का नाम होता है पीपीएलओ, ठीक, और लार्ज सेल का नाम होता है ऑस्ट्रिचियट, ठीक। पीपीएलओ को माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा, ठीक। ह्यूमन का स्मॉलेस्ट सेल का नाम है आरबीसी। इसमें वैल्यूम के साथ में तो वही स्पर्म को भी कहा जाता है। लॉन्गेस्ट सेल का नाम होता है न्यूरॉन या नर्व सेल कहते हैं, और लार्ज सेल का नाम ओवम होता है, ओवम, ठीक। और लॉन्गेस्ट सेल का नाम होता है नर्व सेल, नर्व सेल, ठीक। लॉन्गेस्ट सेल का नाम क्या होता है? नर्व सेल होता है। नर्व सेल जानते हैं? नर्व सेल मतलब कि आपके बॉडी में जो मैसेज ले जाने वाला होगा, 10th में पढ़ाया था लेकिन आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो साइज समझ में आ गया। पीपीएलओ का फुल फॉर्म देख लीजिए। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है, ये पूछ सकता है कभी कभी, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक। ये पीपीएलओ का फुल फॉर्म है। तो इतनी छोटी छोटी बातें हैं आपको याद करनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे, आपका काम याद करना, ठीक है ना। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाफट लीजिए, या हो गया। चलिए अब इसको आगे पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी बातें थी, यहीं आपको याद करना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब नंबर ऑफ सेल की बात करेंगे। नंबर ऑफ सेल, तो अगर हम नंबर ऑफ सेल की बात करेंगे तो इसके हिसाब से सेल आपके 3 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। एक ए सेलर होता है, ए सेलर, इसी को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और एक होता है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक। और एक होता है नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर, ठीक। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कितने सेल से बना होगा? 1 सेल से बना होगा, ठीक। मल्टी सेलुलर मेनी सेल से, ठीक। इसमें जो आपका एग्जाम्पल आता है, अमीबा के बारे में जिक्र करते हैं, पैरामीशियम की बात जिक्र करते हैं, जो मोनियरा में जितने भी लोग हैं ज़्यादातर वो सारे के सारे सिनेमा आते हैं, ठीक। मेनी सेल में आपको प्लांट सेल में आ जाता है, और नॉन सेलुलर में आपको एग्जाम्पल आपका आता है वायरस, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जो ए सेलुलर होता है या यूनिसेलुलर होता है वो एक सेल से बना होता है, मल्टी सेलुलर वो होता है जो बहुत सारे सेल से बना हो, और नॉन सेलुलर वो होता है जो आपका सेल से ना बना हो, उसे वायरस कहते हैं, ठीक। ये एक्सेप्शन है, वायरस जो सेल से नहीं बना होता, ठीक। इसका भी आप स्क्रीनशॉट जल्दी फटाफट ले लीजिए, और चलिए इसके हम आगे चलते हैं। हो गया, छोटी छोटी बातें हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी ऑफ सेल। अभी डिस्कवरी ऑफ सेल हम सिर्फ डेट पढ़ेंगे अभी ज़्यादा, और याद रखिएगा जो डेट एनसीईआरटी में दिया गया है, जिस साइंटिस्ट का नेम एनसीईआरटी में दिया गया है वही इंपॉर्टेंट है और नहीं पढ़ना है। 1665 है आपका डेट, 1674 है, 1839 है, 1972 है, 1831 है और 1855। इतने डेट बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और आपको इनके बारे में जिक्र करना है कि डिस्कवरी ऑफ सेल, इसका मतलब सेल के बारे में डिस्कवरी जब करी जा रही थी तो इतने साइंटिस्ट ने अपना बहुत सारा मत दिया था, राइट। अब 1665 में कौन आया था? रॉबर्ट हुक। कौन आया? रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या डिस्कवरी करी? नॉन लिविंग, इन्होंने नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी करी, नॉन लिविंग सेल, ठीक। इसके बाद कौन है? एबी लीवेनहॉफ, LEWOEN हॉक। इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी? लिविंग सेल की। तो आप याद रखिएगा लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था?
एबी लेवेनहॉक 1674 में। 1839 में क्या आया था? सेल थ्योरी आया था। क्या आया था? सेल थ्योरी। 1839 में सेल थ्योरी आया था और उसकी डिस्कवरी करी गई थी किसके द्वारा? दो साइंटिस्ट, एक का नाम था स्लाइडेन एंड सचवान। कौन डिस्कवर किया था? स्लाइडेन और सचवान। छोटी छोटी बात है। 1972 में आपका आया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल आया था। ठीक, अब ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल आपका आया था, ये 1972 में दिया गया था। किसके द्वारा? सिंगर और निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने कहा था। सिंगर और निकोलसन ने इसकी डिस्कवरी करी गई थी फ्लूइड मोजाइक मॉडल में। 1831 में कौन आया था? रॉबर्ट ब्राउन आया था। रॉबर्ट ब्राउन आया था। कब आया था? 1831 में। और इसने किसकी खोज करी थी? न्यूक्लियस की। ठीक, तो न्यूक्लियस खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। हाँ, चलिए 1855 में रुडाल बर्कोजी आए थे। 1855 में इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? एक टर्म दिया था ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, ठीक है ना? ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, ठीक है ना? ये टर्म दिया गया था किसके द्वारा? ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। किसने दिया था? रुडाल बर्को ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में आपको फिर बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना? इसके आगे हम लोग और धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना? इसके बारे में बता देते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी नॉन लिविंग सेल की। 1674 में एबी लेवेनहॉक आए थे, लिविंग सेल की डिस्कवरी किए थे। 1839 में सेल थ्योरी आई थी, स्लाइडेन सचवान ने डिस्कवर किया था। 1972 में आपको फ्लूइड मोजाइक मॉडल डिस्कवर किया गया था। 1972 में सिंगर और निकोलसन ने किया था। ठीक, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवरी करी थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। और 1855 एक सन था जिसमें रुडाल बर्को ने ओमनी सेल्युला ई सेल्युला का एक टर्म दिया था। इसका मतलब क्या है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना है। तो वीडियो को अच्छे से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स को अच्छे से बना लीजिएगा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर आपको फिर बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना?